मंगलवार को सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें पंजाब के बजट सत्र की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। माना जा रहा है कि 17 जून के आसपास पंजाब का बजट सत्र शुरू हो सकता है, जबकि 23 जून के आसपास पंजाब का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार की भी जल्द संभावनाएं जताई जा रही हैं। कैमरामैन अमर सिंह के साथ दीपक शर्मा, एमएचओ न्यूज, चंडीगढ़। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उस तरह से टमाटर का रंग भी बिल्कुल लाल हो गया है। 20 से 30 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब जो है 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वही बात करें तो 40 रुपए किलो बिकने वाला नींबू भी अब 100 से 120 रुपए बिक रहा है। वही बात करें तो सब्जी विक्रेताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से इस बार गर्मी पड़ी है वह समय से पहले गर्मी पड़ी है, उसके कारण जो है फसलें काफ़ी नुकसान हुआ है, जिस कारण जो है पीछे से ही उन्हें सब्जियां उपलब्ध नहीं हो रही और उस कारण जो है अब रेट बढ़ रहे हैं। फिलहाल एक तरफ जहां हरियाणा भर में पारा 45 के पार पहुंच गया है, वहीं अब बात करें तो दूसरी तरफ सब्जियों की मार भी आम लोगों पर काफ़ी पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि कब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और कब टमाटर, नींबू व अन्य सब्जियों के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, कब लोगों को बढ़ते दामों से निजात मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ करनाल से कमल की रिपोर्ट। 4 तारीख से हरियाणा में शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जहां शुरुआत हुई है, वहीं पहले दिन से ही हरियाणा ने गोल्ड मेडल को लेकर अपना परचम लहरा दिया है। दूसरे दिन की अगर आज की बात करें तो 16 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के खाते में आए हैं, जिसमें मेडल टैली में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर जहां चर्चा की गई, वहीं कई अहम फैसलों पर मोहर भी लगाई गई है। बात कीजिए सबसे पहले बड़े फैसले की, तो सबसे बड़ा फैसला आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक ने ड्रोन पॉलिसी को लागू कर लिया है। बात कीजिए ड्रोन पॉलिसी की, तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहाँ पे ड्रोन पॉलिसी को लागू किया गया। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ही अन्य राज्यों ने भी ड्रोन पॉलिसी बनाने को लेकर जो है वो यहाँ पे प्रारंभ किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने बाजी मारते हुए ड्रोन पॉलिसी को आज लागू भी कर दिया है। इसके साथ बात की जाए ड्रोन पॉलिसी के फायदे जो रहेंगे, क्योंकि आधुनिक तकनीकी के चलते जो है वो जहां शिक्षा में बच्चों को जो है कहीं ना कहीं इजाफा मिलेगा, वहीं ड्रोन पॉलिसी के चलते जो है रोजगार के अवसर भी प्रदेश में प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भी ड्रोन पॉलिसी काफ़ी अहम रहेगी। आधुनिक तकनीकी के चलते जो है वो प्रदेश की सीमाओं की सुरक्षा जो है ड्रोन के माध्यम से की जा सकती है। और बात की जाए IIT के माध्यम से जो प्रशिक्षण पहले ही प्रारंभ कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आज के मंत्रिमंडल के दूसरे बड़े फैसले की बात की जाए तो लॉजिस्टिक विभाग द्वारा जो है वो 2022 की पॉलिसी को भी लागू किया गया है और इसका फायदा उद्योगों के साथ जो है वो सीधा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से उद्योग विभाग और औद्योगिक घरानों के साथ सीधा तालमेल रहेगा, जिसके चलते जो है रोजगार के अवसर तो जहां एक और प्राप्त होंगे ही, साथ ही साथ सरकार और विभाग जो है वो नए उद्योगों को किस तरह से हिमाचल प्रदेश में लाना, इसको लेकर भी रूपरेखा तैयार कर यहाँ पे रोजगार के सृजन अवसर जो है वो प्रदान किए जाएंगे। इसी के साथ साथ अन्य कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी जो आज यहाँ पे चर्चा की गई और कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई। साथ ही साथ जिस तरह से हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसको लेकर भी जो है यहाँ पे चर्चा की गई कि किस तरह से सरकार जो है वो अपने कामों को आगे बढ़ाएगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा सके, ताकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में जो है वो भाजपा मिशन रिपीट को कारगर बना सके। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MHN प्राइम, शिमला। उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का काम आज हुआ पूरा। आजमगढ़ और रामपुर की दोनों लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों का आज आखिरी दिन नामांकन करा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने दोनों प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी, जहां आजमगढ़ से उन्होंने दोबारा
दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, वहीं रामपुर की बात करें तो आजम खां के करीबी रहे घनश्याम सिंह लोधी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी की साख सबसे ज्यादा दांव पर है, क्योंकि ये दोनों सीटें परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की मानी जाती हैं, उनका किला माना जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अंदर काफी ऊहापोह की स्थिति रही कि आखिर किसको टिकट दिया जाए। दोनों ही सीटों पे कई नाम चर्चा में रहे और फाइनली अब 2 नामों पे मुहर लग गई और दोनों ने ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जहां आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव ताल ठोक रहे हैं, वहीं रामपुर से आसिम रजा जो कि समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर आजम खान ने मुहर लगाई, जिसके बाद उनको पार्टी का प्रत्याशी बना दिया गया। अब इस चुनाव के अंदर देखना होगा ये मुकाबला कितना रोचक होता है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की दोनों सीटें गढ़ मानी जाती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, क्योंकि प्रदेश में सरकार उनकी है, साथ ही साथ मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में वो मोदी सरकार और प्रदेश सरकार के काम को लेके लोगों के बीच जाएंगे और चाहेंगे कि इस किले को ढहा सकें। अब देखना होगा कि आजमगढ़ और रामपुर की जनता किसको सिरमौर बनाती है, किसके सर पर जीत का ताज सजाती है। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज, लखनऊ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे का आज अंतिम दिन था। आखिरी दिन में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। इससे पहले नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी उनका स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हम लोगों का सौभाग्य है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हम लोग के बीच में हैं। उन्होंने विश्व में शांति का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूं तो ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन साथ साथ में संकल्पों को पूरा करने का महोत्सव भी है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूपी हमेशा से अग्रणी रहा है, चाहे आजादी का मामला हो या हर मामले में उत्तर प्रदेश हमेशा से अग्रणी रहा है। यहाँ के नवयुवक पूरे विश्व में फैल करके देश का और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये उत्तर प्रदेश ही है जिसने देश को सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री दिया। और उसके बाद उन्होंने विधानसभा में महिलाओं की संख्या पर बोलते हुए कहा कि यूं तो विधानसभा में महिलाओं की संख्या 47 है, जो कि ठीक ठाक है, लेकिन इससे संतोष नहीं किया जा सकता, इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने योगी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है और कृषि का क्षेत्र हो या दूसरे तमाम क्षेत्रों उसमें भी लगातार अच्छे काम चल रहे हैं। उसके बाद रामनाथ कोविंद ने राजभवन में लंच किया और फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, लखनऊ। फरीदाबाद के गदपुरी टोल पर लगातार धरना जारी है। 15 दिन आज धरने को हो चुके हैं और पूरी तरीके से जो ग्रामीण है या आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और टोल चालू करने को तैयार नहीं है। लगातार जो है धरने पर महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, महिला और बच्चे, तमाम लोगों का सहयोग इस टोल पर मिल रहा है। धरने के साथ साथ अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन की, तो अब जाकर के कहीं 15 दिन बीत जाने के बाद जिला प्रशासन पलवल की जो है वो नींद खुली है और अब जो है पंचायती गदपुरी जो ज़मीन है उसकी डिमार्केशन की जा रही है। और साफ तौर पर जिला प्रशासन ने भी ये माना है कि जो पंचायती ज़मीन है उस पर अवैध तरीके से टोल प्रशासन ने कब्जा किया है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे जिला प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और ये टोल का मुद्दा आखिर कब जाकर कर हल होता है या फिर जो धरना है और लंबा चलने वाला है। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत।